हेलो एवरीवन। आज हम अपनी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सीरीज का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स और ये है हमारे क्लास 12th का चैप्टर है ना। पार्ट 1 एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है ये। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। देखो वैसे तो ये चैप्टर इट इज फ्रॉम द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और हम लोग जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमें ज्यादातर ऐसा हमारा मानना है कि हमारा फोकस जो होता है वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर होना चाहिए और जो बच्चे मैथ्स में थोड़े से वीक होते हैं वो इन चैप्टर्स से डरते हैं, वो इन चैप्टर्स को छोड़ के चले जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि देखो मैथ्स तो आता नहीं है तो केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन ये सब छोड़ के चले जाएंगे, 3 चैप्टर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर सिर्फ न्यूमेरिकल्स बेस्ड है, इसमें भी बहुत सारी ऐसी थ्योरी है जो आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। अब थ्योरी क्यों समझ में आनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको आंसर लिखना होगा, थ्योरेटिकल आंसर लिखना होगा। फिर आपके पास असर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको अगर थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है और इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं। मतलब इफ यू नो द थ्योरी यू कैन इजीली आंसर विद द चैप्टर। आई विल टेल यू कि कहां से ये क्वेश्चन असर्शन वाला बनेगा, कहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इन चैप्टर्स में यू हैव टू ओनली फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स और इसमें थ्योरी का कोई रोल नहीं होता है। सबसे पहले तो ये मानना हमको बंद करना होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम लोग जब फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ ऐसा रहता है कि वी हैव टू लर्न बहुत सारा फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला बहुत सारा याद करना पड़ता है, हाँ बिल्कुल याद करना पड़ता है, लेकिन फॉर्मूले याद करने से एक फायदा भी तो होता है कि अगर मान लो हमको कोई क्वेश्चन दिया है, हो सकता है वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व ना कर पा रहे हो, पर अगर हमने वो फॉर्मूला याद कर लिया तो वी कैन राइट दैट फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला कैन फेच यू मार्क्स। हो सकता है कि उस आदमी को जो कॉपी चेक करे उसको दया आ जाए, बोले कि नहीं ठीक है आधा नंबर दे देते हैं, या फिर हो सकता है 1 नंबर भी मिल जाए, हु नोज। तो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। आई ऑलवेज से दिस कि आपका फोकस हमेशा किसके ऊपर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होना चाहिए। और न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी कुछ बहुत ऐसा टफ नहीं होता है कि आपको एकदम ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है वो बहुत आसान मैथमेटिक्स है। वो मैथमेटिक्स आपने क्लास 9th 10th में पढ़ी है, और अगर आपने नहीं भी पढ़ी है, मान लो कि 9th 10th से हो सकता है थोड़ा कुछ ज्यादा आपको नजर आ रहा है, तो हम लोग एक आध चीजें तो पढ़ ही सकते हैं टू सॉल्व क्वेश्चन, है ना। और बहुत ईजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डर को हम बाहर करेंगे कि हाँ हमको फिजिकल केमिस्ट्री पे पढ़ना है, इसमें भले ही मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है बट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर। ओके, तो अब हम अपना चैप्टर शुरू कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, केमिस्ट्री बाय इट्स नेचर इज कंसर्न विद चेंज। हमको पता है कि केमिस्ट्री में हम किस तरह के चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल चेंजेस के बारे में, है ना। केमिकल चेंजेस जहां पे भी हमको दिखाई देंगे हमको पता है कि वहां पे कुछ तो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा और अपना केमिस्ट्री वहां पे कूद जाएगा, ठीक है। इट इज only concerned with changes, ठीक। अब देखो substance with well defined properties are converted by chemical reactions into other substances। हम क्या करते हैं, हम कुछ reactants लेते हैं और उनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि reactants का कुछ तो अलग प्रॉपर्टीज थी, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ आफ्टर द केमिकल रिएक्शन उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस हमने लिया इट हैज गॉट कन्वर्टेड टू सम अदर सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक। अब देखो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए केमिस्ट्स, मतलब जो लोग भी केमिस्ट्री के फील्ड में काम कर रहे हैं, वो किस किस चीजों में इंटरेस्टेड रहते हैं। सबसे पहले द फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है, अच्छा इस बारे में हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है क्लास 11th में। थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बताया था कि अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव हुआ, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ पे ये काम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे करना है। मतलब ये वाला चीज तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम क्या बोल देंगे कि ये वाला रिएक्शन क्या है, फीजिबल है, मतलब ये रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू अस बाय द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th। इज इट ओके? नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने क्लास 11th में ये चैप्टर भी पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो हमको ये बताता है कि कोई रिएक्शन किस एक्सटेंट तक जाएगा, मतलब कि कितना हमारा जो प्रोडक्ट है, कितना जो ये रिएक्टेंट है और कितना जो प्रोडक्ट है यहाँ से कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, क्या क्या होने वाला है, इट विल बी गिवन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन हमको अभी तक ये किसी ने नहीं बताया स्पीड ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि इस रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब किस टाइम पे इक्विलिब्रियम हम रीच कर जाएंगे, ये अभी तक हमको किसी ने नहीं बताया। सो फिजिबिलिटी और एक्सटेंट तो हम क्लास 11th में देख के आए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। रेट मतलब स्पीड, कि कितने टाइम में स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कितने टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो हमको इसके लिए एक सेपरेट ब्रांच बनाना पड़ा केमिस्ट्री का, और उसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शंस रेट एंड देयर मैकेनिज्म कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जो आपको बताएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब आपस में, रिएक्टेंट जो है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसका रेट क्या होगा, वो किस स्पीड से प्रोसीड करेगा। इसके बारे में हमको कौन इंफॉर्मेशन देगा, केमिकल काइनेटिक्स। तो सबको समझ में आ रहा है कि हमको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों है, ठीक है। चलो अब ये जो वर्ड है यहाँ पे काइनेसिस, जो काइनेटिक है, ये वर्ड कौन से वर्ड्स, ग्रीक वर्ड से हमने लिया है काइनेसिस, और जिसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट। क्योंकि हमको पता है कि प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में जाना इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ समथिंग, है ना।
चलो, थर्मोडायनेमिक्स टेल्स ओनली अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन वेयर एज केमिकल काइनेटिक्स टेल अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये बात हमको पता होनी चाहिए कि हमको थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है। थर्मोडायनेमिक्स विल टेल यू अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, फिजिबिलिटी के बारे में बताएगा। और हमको केमिकल इक्विलिब्रियम किसके बारे में बताएगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। लेकिन हमको केमिकल काइनेटिक्स किसके बारे में बताएगा, इट विल टेल अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन या फिर रेट ऑफ द रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया हुआ है। देखो, थर्मोडायनेमिक डेटा से हमें ये पता चला कि जितना भी डायमंड है वो एक दिन सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी कार्बन का एक एलोट्रोप है और ये भी कार्बन का एक एलोट्रोप है। तो ऐसा बोला गया है थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा कि डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब दिस इज अ फिजिबल रिएक्शन और इसका डेल्टा जी क्या है, इसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स ने हमें ये बता दिया कि ये रिएक्शन तो होगा, लेकिन ये जो रिएक्शन है इतना स्लो है कि ये जो चेंज है वो हमको समझ में ही नहीं आता। इट इज नॉट परसेप्टिबल एट ऑल। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि डायमंड इज फॉरएवर, मतलब हीरा है सदा के लिए। लोग जो बेचते हैं हीरा वो भी यही बोलते हैं हीरा है सदा के लिए। बट एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स से हमको बताया कि ऐसा नहीं है। भले ही इस काम में टाइम लगेगा लेकिन दिस विल हैपन। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स ने हमें क्या बताया कि ये जो है हमको ये भी बता पाएगा कि अच्छा ये रिएक्शन होगा, ठीक है, हमको पता चल गया, लेकिन किस रेट से होगा, किस स्पीड से होगा, ये भी हमारे लिए जरूरी था। और एक चीज और बताएगा क्या कि क्या क्या कंडीशन से हम इस रिएक्शन के रेट को अल्टर कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहें तो रेट को बढ़ा सकते हैं, हम चाहें तो रेट को घटा भी सकते हैं। क्या क्या कंडीशंस हम अप्लाई कर देंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन या स्पीड ऑफ द रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज। दिस विल ऑल्सो बी टोल्ड बाय केमिकल काइनेटिक्स। इज इट ओके? अब देखो, द फैक्टर सच एज कंसंट्रेशन, कौन कौन, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर हमसे कोई पूछे कि कौन कौन से फैक्टर्स केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। अभी हम सबको एक एक करके देखने वाले हैं। और किसका, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट्स का। जो रिएक्टेंट्स है उनका कंसंट्रेशन पे अपने जो रेट है वो मतलब डिपेंड करता है, ठीक है। और इन दिस यूनिट वी शैल बी डीलिंग विद द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। ये हमको बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले, तो दैट वी विल सी कि हम लोग क्या क्या पढ़ना है वो हम देख ही लेंगे। ऐसा कुछ इसमें समझने की बात ज्यादा है नहीं। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। ये तो पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था जहां से क्या क्या याद रखना था, दैट आई हैव पॉइंटेड आउट। अब हम लोग बढ़ सकते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक कह सकते हैं कि ये बेसिक चैप्टर है, एकदम बेसिक चीज है, पार्ट है इस चीज का। अब देखो, सम रिएक्शंस सच एज आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस हम जानते हैं, हम एग्जांपल लेंगे, वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट होगा, किसका रिएक्शन होगा, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। एक बार देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा, AgNO2 प्लस NaCl, है ना। हमको पता है कि ये एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे Ag प्लस में टूट जाएगा और NO2 माइनस में टूटेगा, ये Na प्लस में टूटेगा और ये Cl माइनस में टूटेगा। ये दोनों आपस में प्रोडक्ट बना लेंगे और ये दोनों आपस में प्रोडक्ट बना लेंगे। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट दैट विल बी गेटिंग AgCl और NaNO2। अब ये जो AgCl है वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और ये एक आयोनिक रिएक्शन है, यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व है, दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट, ठीक। ऑन द अदर हैंड सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हम जानते हैं, अगर हम कोई आयरन का पीस ले ले और उसको हम पानी और मॉइस्चर से अगर उसको वो कांटेक्ट में आते रहता है तो इट टेक्स सम टाइम फॉर द रिएक्शन, कि तुरंत से ऐसा नहीं कि हमने लोहा लगाया, पानी डाला और पूरा ऐसे रस्ट में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये रिएक्शंस क्या होते हैं, वेरी स्लो होते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, मॉडरेट स्पीड से होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन का दिया है। और ऑल्सो देयर आर रिएक्शंस लाइक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च विच प्रोसीड विद अ मॉडरेट स्पीड, है ना। मॉडरेट स्पीड से प्रोसीड करने वाले कौन कौन से रिएक्शंस है। अब देखो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया है हमको ध्यान से समझना है। हमको एक रिएक्शन दिया जो बहुत फास्ट हो रहा है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल दिया है स्लो में, और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, ये जो दोनों चीज दी हुई है इसको हमको देखना है कि ये कौन से वाले कैटेगरी में है, मॉडरेट स्पीड वाले में है। मतलब इनकी स्पीड क्या होगी, बीच बीच की होगी। इज इट ओके? अब देखो, यू मस्ट बी नोइंग दैट द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ चेंज इन द पोजीशन और डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली द स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। हमसे क्या बोला जा रहा है कि अगर सपोज करो कोई एक आदमी है जो A से B पे गया और इसने मान लो ट्रैवल किया है x किलोमीटर का डिस्टेंस और इसको टाइम लगा है t। तो अगर हम पूछे कि किस स्पीड से यहाँ पे गया तो हम बोलेंगे x किलोमीटर चला और इतना टाइम लिया, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू द स्पीड। या फिर हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज गोइंग टू गिव यू द स्पीड ऑफ दिस पर्सन जो A से B पे गया। लेकिन अगर हमको एक रिएक्शन का रेट निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू टेक द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब कि हमारे पास कितना रिएक्टेंट था, कितना प्रोडक्ट था, दोनों का ही कंसंट्रेशन हम देखेंगे। क्योंकि हमको पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा और उसमें कुछ टाइम लगेगा, और जब हम जैसे जैसे रिएक्शन में आगे बढ़ेंगे प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करेगा और इसमें भी कुछ टाइम लगेगा। तो दोनों को ही यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट कैलकुलेट कर सकते हैं उस रिएक्शन का, जहां पे हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन लेंगे उसका और देखेंगे कि कितना टाइम लगा। मतलब कुल मिला जुला के चेंज इन कंसंट्रेशन, कि पहले वो रिएक्टेंट कितना था, बाद में कितना हुआ, दोनों को माइनस करेंगे और फिर टाइम जितना लगा इस काम को होने में उससे डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि कितने स्पीड से ये काम हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमको एक जनरल एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें क्या लिख रहा है कि अपने पास कुछ तो रिएक्टेंट है और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सम प्रोडक्ट। इज इट ओके? हम क्या बोल रहे हैं कि पहले हमारे पास 1 मोल ऑफ रिएक्ट आर प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। इसका तो यही मतलब है, जैसे अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखें कि आर से पी बन रहा है तो हमने इसका मोल लिया 1 मोल और बाद में इसका भी 1 ही मोल बना है, ठीक। और इनिशियली इफ R1 and P1 are the concentration respectively at time T1 and R2 and P2 are the concentration at time T2। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम टाइम T1 के बारे में बात करें तो इसका कंसंट्रेशन कितना था, R1 था, और इस समय ये कितना था, P1 था। जब थोड़ा समय बीत गया, टाइम T2 हो गया, तो ये कितना हो गया, चेंज होके, क्योंकि ऑब्वियसली रिएक्शन हुआ है तो ये कम हुआ होगा और ये ज्यादा हुआ होगा, दोनों का कंसंट्रेशन बदला है, तो एक R2 हो गया और ये क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो अब अगर हम तुमसे कोई पूछे कि बताओ कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, तो रिएक्टेंट का तो हम क्या बोलेंगे कि R2 में से प्लीज R1 माइनस कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट का पूछे कि कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि P2 में से जरा P1 माइनस कर दीजिए, ठीक। अब यहां पे दो चीजें हैं, रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिखाई देगा और दूसरा चीज क्या दिखाई देगा, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हमको अंतर बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसी के बारे में बात करते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है। तो अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, रिएक्टेंट तो ऑब्वियसली अपीयर नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपीयर कौन होगा, प्रोडक्ट अपीयर होगा, क्योंकि वो पहले से था नहीं, तो वो रिएक्शन में हमारे सामने क्या हुआ है, अपीयर हुआ है, सामने आ गया अचानक से। तो हमको पता है कि वो क्या होगा, जितना उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज मतलब कितना इंक्रीज हुआ है वो हमको कैसे पता चलेगा, हम P2 माइनस P1 कर लेंगे कि बाद में कितना था और पहले कितना था, दोनों को माइनस करेंगे और उसमें कितना टाइम लगा है, डेल्टा टी, जो कि T2 माइनस T1 होगा, अभी हमने देखा है यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा डेल्टा P बाई टी। अच्छा, यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन क्यों लगाया और यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया, अभी हम देखेंगे कहीं एक जगह। अभी हम लोग जब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में बात करेंगे तब हम देखेंगे इसको। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, हम बोल रहे हैं कि पहले रिएक्टेंट अपने पास कुछ था, धीरे धीरे वो डिसअपीयर होने लगा, वो कम होने लग गया है। तो वो हमको कैसे पता चलेगा, अगर हम पूछे कि डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको पता है कि पहले R2 था, बाद में क्या हुआ, R1 हो गया और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा टी। इसमें कितना टाइम लगा, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। हमको पता है कि R2 क्या होगा, R2 ज्यादा होगा या कम होगा, हम ये बात जानते हैं कि क्योंकि ये डिसअपीयर हुआ है, अगर पहले मान लो ये 10 रहा होगा तो ये कम होकर 5 होगा। तो अगर हम 5 में से 10 घटाएंगे तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू गेट अ नेगेटिव साइन हियर। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि रेट जो है वो नेगेटिव आए, इसीलिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, वी विल जस्ट पुट अ नेगेटिव साइन, ताकि ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव रिजल्ट दे दे हमको। तो जब भी हम डिसअपीयरेंस के बारे में बात करेंगे वी विल ऑलवेज गिव अ नेगेटिव साइन हियर और यहाँ पे ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आई होप कि समझ में आ रहा है, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय टाइम टेकन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के रेट्स आ रहे हैं, दो तरह के रेट्स हैं यहाँ पे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। देखो ये चीजें हम लोग ने क्लास 11th के फिजिक्स में भी पढ़ी है, हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोलते थे और हम लोग एवरेज स्पीड भी बोलते थे। आई होप कि सबको याद है ये बातें। एवरेज में हम क्या करते थे, किसी टाइम के बीच का देखते थे, जैसे मान लो हम बोले कि बताओ 10 मिनट में इसका क्या स्पीड था, तो हम क्या करते, जितने भी चेंजेस हुए सबको ऐड कर और फिर डिवाइड कर देते हैं, जितना भी हमारे पास टाइम रहता है। जैसे इसमें क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। लेकिन इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, हमसे एकदम किसी इंस्टेंट पे पूछा जाता है कि बताओ अभी कितना हो रहा है, अभी बताओ क्या स्पीड है। तो किसी इंस्टेंट पे जब हमसे पूछा जाता है तो वहां पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पर्सन। लेकिन यहाँ पे तो हम पर्सन वर्सन के बारे में बात कर नहीं रहे हैं, हमारा तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कौन सा है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस में भी एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट होता है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी हमको ये देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है। हम इस ग्राफ को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने इस तरफ ग्राफ में क्या लिया है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और इधर अपना क्या है, टाइम है। इधर हमने क्या लिया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इधर अपना क्या है, टाइम है। हमको पता है कि जब रिएक्शन शुरू हुआ था, जब टाइम क्या है, टाइम इज इक्वल टू 0 था, तो अपना जो रिएक्टेंट है मान लो वो क्या था, R0 था। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, एक टाइम पे T1 आया, फिर टाइम T2 आया, फिर टाइम T आ गया, तो इन जैसे जैसे टाइम में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनिशियली प्रोडक्ट तो 0 था, मतलब कि इसका जो कंसंट्रेशन था इनिशियली क्या था, P0 था, जो कि 0 था। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा है, टाइम बढ़ रहा है इधर, और हमारा देख रहे हैं कि रिएक्ट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है उसका कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि T इज इक्वल टू 0 पे ये R0 था, T इज इक्वल टू T1 पे ये R1 है, और T इज इक्वल टू T2 पे ये R2 है। तो अगर हमको एवरेज कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट कैलकुलेट करना है रिएक्शन का, तो हम क्या करेंगे, R2 पे और R1 दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। हमको माइनस साइन क्यों रखना है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इस बीच में टाइम कितना लगा है उसको इसमें से डिवाइड कर देंगे एंड वी विल इजीली गेट इट। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे P1 है, P2 है, और टाइम भी दिखा इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग T1 T2 लिखा हुआ है। हमको पता है कि अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। ये भी एकदम सही है मामला। तो ये तो हम देख रहे हैं कि किसी
गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि बताइए T1 से T2 के बीच में क्या स्पीड थी रिएक्शन की। यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो दोनों ही केसेस में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में आराम से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम तुमसे बोले कि नहीं, हमको एकदम इस पॉइंट पे बताओ कि इस टाइम T पे, ये जो टाइम T हो रहा है यहाँ पे, यहाँ बताइए कि R इंस्टेंटेनियस क्या है, मतलब कि रेट ऑफ द रिएक्शन एट दैट इंस्टेंट। तो हम बोलेंगे कि अरे यहाँ तो रिएक्टेंट बहुत छोटा सा चेंज हुआ है, यहाँ से इतना ही कंसंट्रेशन चेंज हुआ है। तो इस छोटे से चेंज को दिखाने के लिए हम क्या बोलते हैं, DR। और इस चेंज में होने में टाइम भी बहुत कम लगा होगा, तो इसको छोटा सा DT बोल देते हैं। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, नेगेटिव साइन, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज डिक्रीजिंग। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस इस वाले का स्लोप निकाल लेंगे हम, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ दैट स्लोप एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द R इंस्टेंटेनियस। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तुमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तुमसे बोलेगा कि देखो स्लोप ये दिया है इस रिएक्शन का, अब बताओ ये जो ग्राफ है इसका स्लोप ये है, और तुमको दिखा देगा कि हम किसके बारे में बात करें, रिएक्टेंट के बारे में बात करें। स्लोप तुमसे अगर बोल दिया मान लो कि 4 है, तो तुम क्या करोगे, स्लोप में एक नेगेटिव साइन लगा के देखोगे। तो यू हैव टू सी कि कहां पे हम नेगेटिव साइन लगा रहे हैं, कहां पे हम पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी ये किया कि बताओ इस पॉइंट पे क्या रेट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत छोटा सा चेंज आएगा P में, इसलिए DP लिख रहे हैं, और बहुत छोटा सा टाइम में चेंज आएगा, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक, तो आई होप कि ये जो ग्राफ है ये एकदम अच्छे से सबको समझ में आया है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो बहुत ही आसान है, हमको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा हमने क्या लिखा, चेंज इन कंसंट्रेशन लिखा, और हमने क्या लिखा, नीचे लिखा टाइम। तो हमको पता है कि कंसंट्रेशन का यूनिट हमने पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर में, बहुत सारे तरह से हमने कंसंट्रेशन लिखना सीखा है, लेकिन ज्यादातर हम किसके बारे में बात करते हैं, मोलारिटी के बारे में ही बात करते हैं। तो मोल्स पर लीटर, और टाइम को किस में नाप ले रहे हैं, चलो सेकंड में नाप लेते हैं। अब हमको पता है कि इसके भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, इसके भी बहुत सारी यूनिट है, तो डिपेंडिंग अपॉन जहां जो आएगा हम कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे इन जनरल पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इज इट ओके? तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस के बारे में, हमको पता है कि यहाँ पे तो मोलारिटी और मोलालिटी हम यूज नहीं करते, यहाँ पे तो हम किसके बारे में बात करेंगे, चेंज इन प्रेशर के टर्म्स में हम बात करेंगे। तो प्रेशर किसका यूनिट, प्रेशर का यूनिट था ATM और पर सेकंड, या फिर हमको पता है कि हम बार पर सेकंड, या जो भी वी कैन टेक द यूनिट, है ना। तो दिस इज हाउ वी राइट द यूनिट ऑफ रेट। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3.1, इसको हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। और इसमें ऐसा कुछ उतना वैसा दिया भी नहीं है कि हमको इसको डिस्कस करना पड़े, मतलब ऐसा कुछ समझने वाला पॉइंट नहीं है यहाँ पे। सो वी विल डिस्कस दिस व्हेन वी आर डूइंग द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस रिएक्शन के बारे में, ध्यान से देखना है। नाउ कंसीडर अ रिएक्शन। अभी तो हमने क्या किया, हम R और P लेके चल रहे थे, लेकिन अभी हम एक नॉर्मल रिएक्शन जिसके जो हमको एक्चुअली में दिखाई देते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने मरकरी लिया है, उसका हम क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं, और हमको क्या मिल रहा है, क्लोराइड उसका मिल जा रहा है। अब हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, हाँ Hg एक है, इधर भी एक है, हाँ इट इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब अगर पूछा जाए कि बताओ इसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम पूछे इसके टर्म्स में तो हम बोल देंगे अच्छा डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा T, और अगर Cl2 के टर्म से पूछेंगे तो माइनस लगा के ऐसे लिख देंगे, और इसके टर्म से पूछेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा। बहुत ईजी है। इसका मतलब कि यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट इज सेम एज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बराबर हो गया। ऐसा सिर्फ तब होगा जब हमारे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होंगे, 1 1 दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब रिएक्शन बैलेंस भी होगा और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब 1 होंगे। तो इस केस में तो ये हो सकता है। लेकिन अगर हमारा जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह का दिखाई दे, मतलब हमको यहाँ पे इधर 2 दिख रहा है, इधर 1 दिख रहा है, इधर 1 दिख रहा है। अब यहाँ पे गड़बड़ होगी दोस्तों। यहाँ पे अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI बताओ, तो वो हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे निकालेंगे। बस हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाएंगे और डेल्टा T लगा देंगे। ये तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो गया, पर ये रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, नहीं, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे क्योंकि इसका स्टोकियो मेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो हमको इसको 1/2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो पूरे रिएक्शन का रेट है। तो वो वैल्यू तुम चाहे किसी के भी टर्म्स में निकालो, किसी भी रिएक्टेंट किसी भी प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालो, यू शुड गेट द सेम वैल्यू, क्योंकि हम रिएक्शन के रेट के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिविजुअली कोई तेजी से खत्म हो सकता है, कोई धीरे बन सकता है, लेकिन ओवरऑल जो रेट होगा रिएक्शन का वो तो सेम ही होगा ना। लेकिन अगर हम बात करें रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में, तो यहाँ पे तो हम नॉर्मल लिख सकते हैं जो हम लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम ROR के बारे में बात करें तो हमको उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड भी करना होगा। इसीलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इन लोग का कोफिशिएंट क्योंकि 1 था तो यहाँ कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ 2 था तो 2 से डिवाइड करना पड़ा। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अपने JEE का सवाल भी है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है। देखो क्या हो रहा है, 5Br माइनस इससे रिएक्ट कर रहा है, भारी भरकम रिएक्शन देखने में तो है। हमसे पूछ रहा है, अगर हम तुमसे पूछे बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br, तो हम क्या लिखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस डेल्टा लिखेंगे, यहाँ पे एक माइनस साइन लगाएंगे और Br माइनस का डेल्टा T कर लेंगे। लेकिन अगर हम पूछेंगे, हम क्या लिख रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br ये होगा, लेकिन हम पूछे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड भी करना होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। इसीलिए वी हैव टू डिवाइड थिंग्स विद द कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे 1 था तो हमको 1 लिखना पड़ा, यहाँ पे 6 है तो हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ हमने 3 लिखा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी हमने 3 लिखा, एंड दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, आई होप कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, इन तीनों में बात समझ आ रही है। जब हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट या फिर
प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हमको उसको स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो हमको सारे रेट के लिए सेम ही आंसर चाहिए, इसीलिए जो भी कोफिशिएंट है बाबू उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ता है। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। ठीक। For a gaseous reaction at constant temperature, concentration is directly proportional to partial pressure of a species and hence rate can also be expressed at the same। ये हमको पता है कि हमको पता है अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो कंसंट्रेशन किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, प्रेशर के। तो हम लोग इजीली गैसेस के केस में कंसंट्रेशन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, उसके पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस से। तो इट इज वेरी इजी, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। दिस एग्जांपल विल बी डूइंग when we'll solve the questions. Now we are going to discuss the factors affecting influencing rate of reaction। क्या क्या है जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमको पता होगा कि इसको बढ़ाने और घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ता है तो वी कैन इजीली डील विद द रिएक्शन कि अगर हम रेट घटाना चाहते हैं, रेट बढ़ाना चाहते हैं तो वी कैन प्ले अलॉन्ग, है ना, वी कैन सी कि हाँ क्या किया जा सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, गैसेस के केसेस में प्रेशर लेना है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा। इन सब चीजों पे हमारा जो रेट है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। अब डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन, हम एक एक करके चीजों को समझते हैं कि कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा। देखो ध्यान से, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर मे डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट्स ऑन प्रोडक्ट्स। ठीक। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। दिस क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम की बताइए रेट लॉ क्या होता है। और हमको लिखने तो आता है रेट लॉ, लेकिन हम इसका डेफिनेशन नहीं जानते हैं, इसीलिए एकदम ध्यान से देखना है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ। हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उस समय हम क्या बोलेंगे कि ये है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अभी हम लिखते कैसे हैं ये हम देखेंगे थोड़ी देर में। इट इज ऑल्सो नोन एज रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। रेट लॉ को हम ये भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि अपना रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट इन दोनों टर्म्स को अच्छे से समझते हैं। देखो हम क्या बोल रहे हैं, हमने एक जनरल रिएक्शन लिया है ए बी बी सी सी और डी डी। हम क्या बोल रहे हैं कि हमने ए लिया, बी लिया, जिसका ए का हमारे पास ए मोल है, इसका बी मोल है, फिर सी बना और डी बना जिसका सी और डी मोल है। दिस इज जस्ट द वे टू राइट अ जनरल, दिस इज जस्ट अ जनरल केमिकल इक्वेशन, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन। हम क्या बोल रहे हैं कि इसका जो रेट लॉ है, लॉ लिखा जाए तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो रेट है ना रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोडक्ट कौन कौन है यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन है, ए है और क्या है, बी है। अब क्या हम यहाँ पे ए और बी लिख दें, बिल्कुल नहीं, ये काम नहीं करना है। हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ तो एक्स और वाई होता है, मतलब यहाँ पे कुछ तो पावर होगा कंसंट्रेशन का, और ये जो पावर्स हैं ये क्या डिटरमाइंड है, ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ये हम मेयरली इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए और बी डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता। दिस इज रॉन्ग, ये बात बहुत अच्छे से समझनी जरूरी है। हम लोग कभी भी रेट को ऐसे नहीं लिख सकते। हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटली हमको ये बात मिल जाए कभी कभी, लेकिन हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन या रेट लॉ का एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जहां पे ये जो एक्स और वाई है दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ए एंड बी ऑफ द रिएक्टेंट। अब देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमने ऐसे लिखा, और रेट को क्या लिख सकते हैं, dr अपॉन dt, क्योंकि हमने रिएक्टेंट के बारे में बात किया इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, और हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो अपने पास एक k कांस्टेंट आ जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डिफरेंशियल रेट लॉ, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, dr अपॉन dt। तो ये क्या है, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन। और यहां पे जो अपना के है जो हम लोग लेके आए हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। ठीक है, के क्या है, रेट कांस्टेंट है जो हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए लेके आए थे। अब 10 द रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन। अब तुमसे बताया जा रहा है कि देखो रेट लॉ में लिखते क्या है, इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज्ड टू सम पावर व्हिच मे और मे नॉट बी द सेम एज द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कितने अच्छे से इस बात को यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम उसका रेट कैसे लिखते हैं, हम उसका रेट लिख सकते हैं ऐसे करके। हम क्या करेंगे, जो भी उसके रिएक्टेंट है यहाँ पे अपना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे हम उसके पावर्स को कुछ तो, उसके जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स के उनको कुछ तो पावर में चढ़ाएंगे, लेकिन वो जो पावर चढ़ाएंगे हम दैट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब एक्स यहाँ पे इक्वल हो भी सकता है ए के, एक्स यहाँ पे इक्वल नहीं भी हो सकता है, बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ रहा है। अच्छा, हमको हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए ये सब बातें हम करेंगे, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हमेशा कर लेना है। अब जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, हम अगर कोई बेवकूफ आदमी होगा तो बोलेगा अच्छा रेट जो है ना वो ऐसा लिखा जा सकता है, NO अपना पहला रिएक्टेंट है तो इसका पावर 2 चढ़ा देते हैं और O2 जो है उसका पावर 1 चढ़ा देते हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि ये 2 और 1 हो, बिल्कुल नहीं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है ये वैल्यूज, सो वी कैन नॉट राइट दिस। अब यहाँ पे एक प्रूफ किया गया है, देखो हम क्या बोल रहे हैं, हमको इस रिएक्शन के लिए ही ये टेबल बना के दिया गया है। हम क्या किए, इनिशियली हम लोग रिएक्टेंट्स के बारे में बात करें, हमने 0.30 लिया और इसको भी 0 मतलब दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम सेम लिया। तो इनिशियली हमको क्या दिखाई दिया कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या आया है, ये आया है। ठीक, अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। देखो डबल कर दिया ना, हमने कंसंट्रेशन क्या कर दिया, NO का डबल कर दिया और हम इसका बिल्कुल सेम ही रख रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये इसके 4 टाइम्स हो गया है। किसके 4 टाइम्स हो गया है,
इसके 4 टाइम्स हो गया है। अब इसका मतलब कि जब हम लोग NO का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है। ऐसा कब हो पाएगा, जब यहाँ पे पावर क्या हो, 2 हो, तभी तो 2 का पावर 2 यू विल गेट 4। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा NO है उसका कंसंट्रेशन का जो वैल्यू है वो 2 होना चाहिए। अभी भी हम O2 के बारे में पता नहीं लगा पाए हैं, तो O2 का देखते हैं कैसे पता लगेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि हमने इसको सेम रखा, हम लोग इसको बदल नहीं रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, O2 को डबल कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये अभी सिर्फ क्या हुआ है, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 दिखाई दे रहा है हमको। मतलब इसको हम डबल करते हैं तो अपना जो रेट है वो डबल ही होता है, मतलब यहाँ पे पावर क्या होगी, 1 होगी। तो दिस विल बी द रेट एक्सप्रेशन। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों बिल्कुल सेम आ गए हैं, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड और हम एक्सपेरिमेंट से इसको डिटरमाइन किए हैं। अच्छा, हम यहाँ पे अगर ये देखें कि दोनों को ही अगर हम डबल कर दें तो ये तो हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसको डबल करेंगे तो यहाँ से 4 टाइम्स आएगा और इसको डबल करेंगे तो यहाँ से 2 टाइम्स आएगा, तो ये ऑब्वियसली 8 टाइम्स हो जाएगा। तो जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस आंसर विल बी व्हाट वी आर गेटिंग। आई होप कि ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही सब बातें लिखी हैं जो हम यहाँ पे समझाए हैं, तो रेट लॉ का इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं और इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वी ऑब्जर्व दैट फॉर दिस रिएक्शन रेट इक्वेशन डिराइव फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म आर द सेम एज द स्टोइकियोकेमिस्ट्री इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जरूरी है ऐसा, मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया है, बस कोइंसिडेंस है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि ये रिएक्शन हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, लेकिन जब इसका रेट देख रहे हैं तो यहाँ तो 1 है, यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होकर आया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 लोग हैं, इसके ऊपर तो 1 है, इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। अब यहाँ पे ये है इंपॉर्टेंट बात, यहां से बन सकता है क्वेश्चन, ध्यान से देखना इसको। रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय मेयरली लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन दैट इज थियोरेटिकली बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। हमको एक्सपेरिमेंट करना ही होगा, तभी हम देख के बता सकते हैं। यहाँ पे जो ABCD बैलेंस करने से हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है इफ वी आर गोइंग टू नो द रेट लॉ, ठीक है। तो अपना अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर अपने पास कहीं पे रेट इक्वेशन लिखा हुआ है ऐसे करके, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस वी हैव टू टेक द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। मतलब कि यहाँ पे अगर हम x प्लस वाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, दिस विल गिव यू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ भी ऐसा बहुत टफ नहीं है। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, हो सकता है कि 0 हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, एंड इवन अ फ्रैक्शन, इट कैन बी अ फ्रैक्शन। पीछे ही हमने देखा था कि हमको पावर हाफ दिखाई दी थी। अ 0 ऑर्डर रिएक्शन मींस द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमने लिया है, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अपने ही हिसाब से चलता है, ठीक है। तो वी जस्ट हैव टू लर्न कि जब भी हमारे पास अपना रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा रहेगा, हमको कुछ नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू सी कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी पावर क्या लिखी हुई है, ठीक है। और बस उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, एंड यू आर गोइंग टू गेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये वैल्यू हमारे पास 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। सो जस्ट बी रेडी फॉर दोज वैल्यूज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाफ आ गया तो रेट डर जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो रेट का लॉ का इक्वेशन ऐसा दिया, अगर हम पूछे कि बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हमको कुछ नहीं करना है। हाफ प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 4/2 डिवाइडेड बाई इधर से आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो दिस विल बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे अगर हम देखें 3/2 और -1 है, तो 3/2 क्या हो जाएगा, +1 करेंगे तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, 3 - 2 दिस विल बी -1/2। तो दिस इज गोइंग टू बी अ हाफ ऑर्डर रिएक्शन, है ना। यहाँ पे हमको आंसर क्या मिला है, हाफ मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाने का था नहीं। चलो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 वर्ड्स हैं हमको दिखाई दे रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। बोला जा रहा है कि ऐसे रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में हो जाते हैं उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं, और ऐसे रिएक्शन जिसमें सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस मिलते हैं, जब पूरा मैकेनिज्म लिखा जाता है और वहां से हमको अगर प्रोडक्ट मिलता है, तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। सिंपल बात है, अगर एक स्टेप में हो गया रिएक्शन तो इट विल बी कॉल्ड एज एलिमेंट्री, अगर एक से ज्यादा स्टेप है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि दीज मे बी कंजिक्यूटिव रिएक्शंस। कंजिक्यूटिव रिएक्शंस क्या होते हैं, जो एक के बाद होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हम इथेन को CO2 में और पानी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो है एक सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप से होके जाता है। हमको तो बस इतना दिखाई दिया कि जो अपना इथेन है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, H2O और CO2 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स लगते हैं। वो एल्कोहल में, एल्डिहाइड में, एसिड क्या क्या बीच में फॉर्म होता है, तो दीज आर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन, साइड चेंज रिएक्शंस। ये सारी रिएक्शंस जो है वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं। तो एक बार बस इसको दिमाग में रखना है, एग्जाम में हमसे पूछ लेगा कि बताइए नाइट्रेशन of phenol to yield this and this is which type of reaction, is it a complex or elementary reaction। तो हमको यहाँ से याद रखना है कि हमने इसको कहाँ पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था, ठीक। हमसे पूछ सकता है कि इथेन को हम H2 और CO2 में कन्वर्ट करें, बताओ कि ये कौन सा रिएक्शन है, एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स, तो बोलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हमको ध्यान से समझना है। देखो कोई भी अगर एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसका रेट लॉ ऐसे लिखा जाएगा, हमको पता है कि x प्लस वाई हमको क्या दे देगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब जैसे ही हमको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता चल गया, हम क्या बोलेंगे कि रेट इज इक्वल टू जो भी अपनी वैल्यू आई, A B
और यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। तो अगर हम इसको कुल मिला जुला के हमको पता है कि दोनों तो कंसंट्रेशन ही लिखे हुए हैं, तो हमको यहाँ पे बस कंसंट्रेशन का यूनिट लिखना है और यहाँ पे x प्लस वाई लिखना है जो कि n आया है। अब देखो रेट को हम क्या लिख सकते हैं, k। कंसंट्रेशन मान लो हमने अभी यूनिट हम नहीं लिख रहे, कंसंट्रेशन की पावर n लिख दी। तो अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ k की यूनिट क्या होगी, तो हम बोलेंगे रेट की यूनिट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन की पावर n, और k वो उसके बराबर होगा। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि k जो है मतलब यूनिट ऑफ के इज डिपेंडेंट अपॉन, देखो रेट ऑफ रिएक्शन तुमको पता है क्या होता है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लेकिन कंसंट्रेशन का यूनिट भी हम जानते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मोल पर लीटर लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे जो एन है ये वैल्यू हर रिएक्शन के लिए चेंज होती है। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और हमको पता है ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है, इट कैन चेंज फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन। इसका मतलब कि सारी रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या आने वाली है, अलग अलग आएगी। अब एक बार हम यहाँ पे करके देखते हैं। जैसे मान लो देखो हम लोग रेट क्या बोल रहे हैं, रेट का यूनिट है, हम बोल रहे हैं कि जब n की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, n मोल, अगर हम रेट का लिखे तो मोल पर लीटर पर सेकंड, और कंसंट्रेशन की पावर 0 है, मतलब कि ये वाला चीज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लेकिन अगर हम n की वैल्यू 1 ले लें तो क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और कंसंट्रेशन की पावर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1। अब कंसंट्रेशन भी कुछ नहीं है अपना, कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर ही तो है, मोल पर लीटर, तो ये खत्म हो गया, तो क्या यूनिट आ गया, सेकंड इनवर्स। देखो n की वैल्यू चेंज होने से यूनिट चेंज हो जा रही है। अगर हम n की वैल्यू 2 ले लें तो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और नीचे क्या हो जाएगा, मोल की पावर 2 l की पावर -2। ये दोनों क्या हुए, कट गए, यहाँ पे एक मोल बचा हुआ है अभी, और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो -1 + 2 सेकंड इनवर्स तो रहेगा ही, और मोल की पावर भी -1, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर की पावर 1 और सेकंड इनवर्स। ये हो जाएगा किसका यूनिट, n = 2 के लिए। अगर n = 0 है मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो वी कैन कैलकुलेट फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू, है ना। देखो जैसे यहाँ पे हमको निकाल के दिखाया भी है, यही तो निकाला है हमने अभी थोड़ी देर पहले, तो आसान है, इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है। देखो अब यहाँ पे बोल रहा है कि थोड़ा सा इनका रेट का रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। अगर आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है तो हमको पता है कि लीटर मोल से इनवर्स सेकंड इनवर्स किसके लिए होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए, है ना। और हमको नहीं भी आता तो हम कैलकुलेट करके देख लेंगे, सेकंड इनवर्स किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, है ना। तो वी कैन सी द रेट कांस्टेंट एंड इट कैन बी वन ऑफ द मेथड्स टू आइडेंटिफाई कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक। आई होप कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज क्लियर, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स भी क्लियर है। अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी मतलब कितने मॉलिक्यूल्स उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि वो रिएक्शन हो जाए। हाँ, अब देखो हमेशा सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही तो इंटरैक्ट नहीं करते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो कि एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो जब भी हम अपने एग्जाम में ये डेफिनेशन लिख रहे हैं हमको इन तीनों को मेंशन करना होगा। हम सिर्फ मॉलिक्यूल, सिर्फ आयंस, एटम्स लिखेंगे तो दैट विल बी इनकम्प्लीट, है ना। टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट्री मतलब बीच का एक रिएक्शन, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। हम क्या बोल रहे हैं, हम ऐसा मानते हैं कि जब ये केमिकल रिएक्शन होता है मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं एंड दे इंटरैक्ट एंड दे फॉर्म द प्रोडक्ट। तो बोल रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब एक स्टेप रिएक्शन है जो, उसमें जितने मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली एक टाइम पे कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, जितने मॉलिक्यूल, सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए, 3 मॉलिक्यूल हो गए। ऐसे 2 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं और 3, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक बार फिर से देखो, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो कि ये तीनों हो सकते हैं, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। वेरी इजी। चलो अब यहाँ पे याद रखना है हमको कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ये कुछ ऐसा रिएक्शन है। अब हमको याद रखना है कि ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, नहीं दिस इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन एक्चुअली। हाँ, हमको सबका एग्जांपल याद रखना होगा। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, और हमको एनसीईआरटी बुक में यूनिमॉलिक्यूलर के लिए ये एग्जांपल दिया है, अमोनियम नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन, तो इसको याद रखना है। बाई मॉलिक्यूलर के लिए कौन सा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, HI जो है 2 मॉलिक्यूल H2 और I2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी हमको याद रखना है कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्योंकि इस तरह के असर्शन रीजन में क्वेश्चन बनेंगे कि ऐसा लिखा रहेगा और तुमसे बोलेगा बताओ ये कौन सी मॉलिक्यूलरिटी। आपको लग रहा हो कि हम तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देके कैलकुलेट कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तभी हम ऐसा कर पाएंगे, तो यहाँ पे हमको फंसाया जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्राई मॉलिक्यूलर और टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, तो उसका एग्जांपल हमको ये लेना है कि यहाँ पे 2 NO ले रहे हैं, एक O2 ले रहे हैं और 2 NO2 बन रहा है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, क्या लिखी है देखो, 3 मॉलिक्यूल मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन कोलाइड करके एक प्रोडक्ट बना ले, ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। मतलब 3 मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन करें ये समझ में आता है, लेकिन 3 से ज्यादा, 3 भी थोड़ा एक्सेप्टेबल हो पाता है, लेकिन 3 से ज्यादा तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। हेंस रिएक्शंस विद द मॉलिक्यूलरिटी 3 आर वेरी रेयर एंड स्लो टू प्रोसीड। ऐसा जनरली हमको देखने के लिए मिलता नहीं, अगर मिल भी गया तो दैट विल बी अ स्लो रिएक्शन। देखो जैसे ये भयंकर रिएक्शन, अब अगर हम इसका मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करें तो 1 + 6 7, 7 + 3 10 हो गया इसका मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये 10th ऑर्डर का रिएक्शन नहीं है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट द एलिमेंट्री रिएक्शन। ये क्या है, इट इज द सम ऑफ वेरियस एलिमेंट्री रिएक्शंस टेकन टुगेदर, और उससे डिसाइड होगा कि इसका कौन सा रहेगा। लेकिन अब तुम बोलोगे कि अगर इस रिएक्शन को मान लो हम 6 स्टेप में कर रहे हैं, तो हम किसी एक ही स्टेप से तो उसका
मॉलिक्यूलैरिटी बताएंगे तो हम किस वाले स्टेप को चूज करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमको याद रखना है। देखो ध्यान से देखना, अगर हम बात करें सिर्फ एक एलिमेंट्री रिएक्शन की, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शंस जो कि एक ही स्टेप में हो जा रहे हैं, उनकी मॉलिक्यूलैरिटी के लिए हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बस क्या देखेंगे कि रिएक्टेंट के साइड पे कितने मॉलिक्यूल्स है और वो हो जाएगी उसकी मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी। लेकिन अगर हम एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको पता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज द सम ऑफ वेरियस एलिमेंट्री रिएक्शंस। मतलब हो सकता है कि इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हो, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे ऐसे करके ये रिएक्शन मान लो कि 3 स्टेप में हो रहा है। ठीक है, अब देखो तुमसे बोला जाएगा कि ये तीनों अलग अलग एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो हम किसके वजह से माने कि ये वाला अपना, इसी से हम मॉलिक्यूलैरिटी कैलकुलेट करें, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको एलिमेंट्री रिएक्शन ही चाहिए। तो ये तीनों ही एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो ऐसा बताया जाता है कि इन तीनों में से जो स्लोएस्ट स्टेप होता वो तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब इस बात को थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझेंगे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग पता नहीं मास्टर शेफ देखे हैं कि नहीं। मास्टर शेफ में कभी कभी ऐसे तो लोग अकेले अकेले खाना बनाते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता था, 5-6 लोगों का ग्रुप बना दिया जाता था कि आज आप लोग को टीम में खाना बनाना है। और उसमें क्या होता था कि सारे लोग तो एक जैसे कैपेबिलिटी के होते नहीं है, तो उसमें सब लोग अपने अपने कैपेसिटी से काम करते हैं। अब वहां देखते थे कि हम 2 घंटे में मान लो खाना बना के दिखाना है, यू हैव टू डू दिस वर्क इन 2 आवर्स। अब ये 2 घंटे में ये काम ये लोग कर लेंगे या 2 घंटे से पहले कर लेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो लोग अपना काम ठीक से कर ले रहे हैं वो लोग तो दे विल टेक केयर ऑफ द टाइम। लेकिन एक आदमी, सपोज करो ये वाला, ये क्या है, बहुत स्लो है, इसको कुछ भी करने बोलो तो ये बहुत टाइम लगा देता है, लेकिन इसको भी हमको इन्वॉल्व करना ही है। तो ये जो स्लो वाला आदमी है यही बताएगा कि फाइनली इनका रेट क्या होगा पूरे काम करने का। ठीक है, तो जो आदमी सबसे स्लो होता है वही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि देखो ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये 3-4 स्टेप में हो रहा है और इसमें ये वाला जो रिएक्शन है ये सबसे स्लोएस्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसी रिएक्शन पे फोकस करेंगे और इसी से हमको रेट पता चलेगा और इसी की मॉलिक्यूलैरिटी को हम क्या बोल देंगे कि हाँ यही इसकी मॉलिक्यूलैरिटी को बताएगा। ठीक है, यहाँ पे यही बातें लिखी हुई हैं जो भी हम समझा रहे थे अभी। यहाँ पे एक बहुत सुंदर एग्जांपल है, ये एक्चुअली में हमारे चैप्टर हाइड्रोजन का पार्ट है। हाइड्रोजन जो कि हटा दिया गया है अभी सिलेबस से, लेकिन ये क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक पार्ट हुआ करता था, तो उसमें ये रिएक्शन है, तो इट कैन बी आस्क्ड। इसको ध्यान से देखना है। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इस रिएक्शन का रेट लिखें तो कुछ इस प्रकार का आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि H2O2 और I- के कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है। अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है ना ये 2 स्टेप में होता है। देखो पहले ये I- इससे रिएक्ट करेगा, H2O2 और IO- बनाएगा, फिर यहाँ पे जो ये IO- बनेगा ये फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये I- और O2 बनाएगा। अब हम यहाँ पे ध्यान देखें तो I- और I- कट जा रहे हैं और IO- और IO- भी कट जा रहा है। तो फाइनली जो रिएक्शन हमको मिल रहा है वो कुछ ऐसा है। H2O2 कितना, H2O कितना है 2 है और लास्ट में O2 बन रहा है। ये अपना फाइनल रिएक्शन है। और इसमें देखें तो IO- और I- ये दोनों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो हमको दिखाई ही नहीं दिया कहीं प्रोडक्ट में, है ना। और I- तो चलो इट इज अ कंडीशन अल्कलाइन मीडियम वगैरह ये सब चीज के लिए है, लेकिन यहाँ पे ये जो IO- है दिस इज द इंटरमीडिएट। अब हम बोलेंगे कि बताओ इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, तो तुमसे ये बताया जाएगा कि इसका जो स्लो स्टेप है वो क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो बोल रहे हैं कि इसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है वो कौन सा वाला है, द फर्स्ट स्टेप बीइंग द स्लो इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब ये वाला जो स्टेप है ये क्या है, अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अगर हम देखें यहाँ कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें तो 1 और 1, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी रिएक्शन की 2। अब ये जो 2 कंक्लूजन दिया हुआ है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, कोई इसमें कुछ भी बोल नहीं सकता है। ये 0 हो सकता है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती या नॉन इंटीजर नहीं हो सकती। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कभी भी 0 मॉलिक्यूल्स अगर कोलाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब रिएक्शन होगा ही नहीं। क्या रिएक्शन है फिर जब कुछ कोई कोलाइड ही नहीं कर रहा है तो। और इंटीजर्स नॉन इंटीजर्स नहीं होते, मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकता। कभी भी हमको पता है कि आधा मॉलिक्यूल कभी भी हो ही नहीं सकता, तो कोलाइड आधा एटम आधा आयन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी, इट इज नेवर बी 0 और नॉन इंटीजर। ठीक है, फ्रैक्शन वैक्शन कुछ भी नहीं हो सकता है। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी जो सिर्फ किसके लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। मतलब ये जो बड़ा सा भयंकर रिएक्शन था, अगर हमको बोले कि चलो इसके लिए जरा मॉलिक्यूलैरिटी लिखते तो उस बात का कोई मतलब नहीं, फालतू बात है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर एक हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बात करें तो ऑर्डर हम कैसे बताएंगे, जो स्लोएस्ट स्टेप है और मॉलिक्यूलैरिटी भी स्लोएस्ट स्टेप का ही होगा, इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। ये भी बहुत आसान है। ठीक है, चलो अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। तो अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, है ना। यहाँ पे हमको थोड़ा सा यही वाला पार्ट जो है इस चैप्टर का वो कुछ बच्चों को थोड़ा सा डरावना लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है थोड़ा सा इंटीग्रेशन। तो कोशिश किया जाएगा कि इसको थोड़ा सा आसान लगे और हम लोग क्या करेंगे, 0 और फर्स्ट ऑर्डर के लिए चीजें निकालेंगे। ठीक है, हमको दोनों को फोकस करना है और उसके बाद यहीं पे इसी जगह पे हम क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ भी निकालेंगे। हम देखेंगे कि पहले हाफ लाइफ क्या होता है, फिर कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद अवर 0 ऑर्डर रिएक्शन, है ना। देखो अगर हम एक 0 ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करें तो अपने पास कुछ तो रिएक्टेंट होगा, वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इसका रेट क्या होगा, तो हमको पता है कि हम बोलेंगे अच्छा के और आर की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, क्योंकि ये एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अब अगर हम इसका डिफरेंशियल रेट लॉ पूछे तो क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी, वो किसके बराबर आ जाएगा, के आर की पावर
जीरो। अच्छा, हमको पता है कि किसी भी चीज की पावर अगर जीरो होती है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, वो 1 के बराबर हो जाती है। तो इसको हम यहाँ से इग्नोर कर देंगे और ये क्या आ जाएगा, माइनस dr अपॉन dt एंड इट विल बी इक्वल टू आवर रेट कांस्टेंट k। ये अभी तक तो हम यहाँ पे जानते थे, अभी तक यहाँ पे कुछ भी ऐसा नया नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, कुछ करना नहीं, इंटीग्रेट करने से पहले हम क्या करेंगे, इस dt को उधर भेज देंगे उस साइड। यहाँ पे ये डिवाइड में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं होंगे, वी कैन नॉट डू दिस, वो सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे क्या करना है, हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट। अब हमको पता है कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी चीज कांस्टेंट होती है वो बाहर आ जाती है, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होता है, जो चीज फिक्स्ड नहीं है, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, ठीक। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, dr का इंटीग्रेशन r हो जाएगा, साथ में एक माइनस का साइन तो था ही, और k तो k पड़ा रहेगा, और t का क्या हो जाएगा, dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्योंकि, अच्छा एक बार यहाँ पे इसको समझने से पहले मैं एक चीज बता देते हैं। देखो इंटीग्रेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। हम लोग ये सब मैथ्स में पढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन जो है वो दो तरह का होता है, डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। जिसमें डेफिनेट में क्या होता है, हम बता देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमको इंटीग्रेट करना है, मतलब हमको लिमिट्स बता दी जाती हैं कि इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल वैल्यू ये है। जैसे हम बताते हैं ना कि हाँ चलो R1 से R2 तक इंटीग्रेट करो इसको, तो इसका जो आंसर आएगा वहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा उसको बोलते हैं कि डेफिनेट। लेकिन इनडेफिनेट में क्या होता है, हम यहाँ पे लिमिट्स को असाइन अगर नहीं करेंगे और बोलेंगे कि सिर्फ इंटीग्रेट करो, तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, एक कॉन्स्टेंट को ऐड करना पड़ता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर अपने इंटीग्रेशन को देखें ध्यान से, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। इसका मतलब कि दिस इज अ टाइप ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हमको एक आई क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इट इज बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो अपना टी जीरो है, ठीक है, तो टी जीरो जब होता है तो आर किसके बराबर होता है, रिएक्शन का जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो सपोज करो किसके बराबर है, आर नॉट के बराबर है, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, क्या करें, इस वाली इक्वेशन में ये सब वैल्यू पुट करते हैं। आर की जगह पे क्या लिख देंगे, आर नॉट लिख देंगे, यहाँ पे रहेगा माइनस का साइन, और के देखो टी की जगह में क्या लिखना है, जीरो, तो आई। अब देखो अगर हम देखें कि आई की वैल्यू क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, ओ ये तो माइनस आर नॉट आ गई। इसका मतलब ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, बिकॉज इट वॉज अ कॉन्स्टेंट, सो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। अब देखो सिंपल अपना यही फिर से लिखेंगे, माइनस आर और के टी, और इसके जगह पे क्या लिख दोगे, माइनस ऑफ आर नॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो आर नॉट माइनस आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, के टी के बराबर हो जाएगा। अगर हम पूछे कि बताओ इसका रेट क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ होगा, अपॉन में टी, और ये हो जाएगा अपना रेट कांस्टेंट। देखो यही आया है, के इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर बाई टी इज इक्वल्स टू के। तो दिस इक्वेशन यू हैव टू कीप इन माइंड। ये किसके लिए वैलिड है, अपने जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस के लिए। आई होप कि ये डेरिवेशन समझ में आया है कि हम लोग इसको करते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ है जो इंपॉर्टेंट है, हमको इसको ध्यान से देखना है। हम क्या बोल रहे हैं कि हम कंसंट्रेशन ऑफ आर इधर प्लॉट कर रहे हैं और इधर हम टाइम प्लॉट कर रहे हैं, तो बताइए कि कैसे क्या होगा। अब देखो इस ग्राफ को बनाने के लिए कुछ मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ भी बना देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, के क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो के किसके बराबर है, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, है ना। अगर हम यहाँ पे के टी लिख दें और यहाँ पे क्या कर दें, आर नॉट माइनस आर लिख दें। अब देखो जो हमको ग्राफ बनाना है वो इसके और इसके बीच में बनाना है, मतलब ये अपना x है और ये अपना y है। तो अगर हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो हम इसको क्या करें, इधर लेके आते हैं y, ठीक, मतलब कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करना है हमको इसको। तो y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम क्या लिखेंगे, r लिख दिए, तो इसका मतलब हम इसको इधर लेके गए हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इधर लेके जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के टी प्लस आर नॉट, है ना। मतलब ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम किसके बराबर है यहाँ पे, माइनस के बराबर, मतलब ये क्या है, इसका स्लोप है ग्राफ का। अगर हम ग्राफ बनाए अब यहाँ पे, तो y की जगह में क्या लिखेंगे, r का मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इधर क्या लिखेंगे, टाइम। हम देख रहे हैं कि स्लोप नेगेटिव है, मतलब ये जो ग्राफ है ये नीचे आएगा, है ना, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होते हैं, ऑब्वियसली डिक्रीज होते हैं। और यहाँ पे ये क्या बताता है, ये जो c होता है ये हमको इंटरसेप्ट बताता है, x इंटरसेप्ट, तो ये वैल्यू क्या होगी, r नॉट होगी। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे ये क्या था, r नॉट था। तो कितना अच्छे से देखो ग्राफ भी एक्सप्लेन हो गया यहाँ पे, है ना। देखो ग्राफ आराम से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसका स्लोप जो के होता है वो क्या बताता है, स्लोप विल बी टोल्ड बाय दिस। जो भी इस ग्राफ का स्लोप आएगा वही हमको हमारे के की वैल्यू बता देगा। अब देखो यहाँ पे एक बहुत सुंदर एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन बट दे अकर अंडर स्पेशल कंडीशंस। बोल रहे हैं कि ज्यादा कॉमन नहीं है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में होता है। अब देखो ये एग्जांपल हमको बड़े अच्छे से याद करके रखना है। क्या बोल रहे हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन अ हॉट प्लैटिनम सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये बात एकदम दिमाग में कहीं ठूस लेनी है, क्योंकि ये हमको जगह जगह एज अ क्वेश्चन नजर आएगा, है ना। चलो बोल रहे हैं कि इसका रेट जब हम लिखते हैं तो वो कुछ ऐसा हो जाता है, NH3 की पावर यहाँ पे हो जाती है 0 एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। अभी तक तो याद हो गया होगा कि ऑर्डर जो है वो हम लोग खुद से नहीं निकाल सकते। अब देखो यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनने का बड़ा चांस होता है। ये छोटी छोटी बातें ना से कहीं कहीं कोने में घुसा के लिख दी जाएंगी और इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो वी हैव टू फोकस कि यहाँ बोलना क्या चाहता है। बड़े ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में बोल रहे हैं कि जो प्लेटिनम मेटल है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये बात। अब देखो हमको पता है कि ये जो प्लैटिनम वाले सर्फेस होते हैं ये लोग क्या करते हैं, ये बड़े होते हैं साइज में, और ये लोग गैसेस को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये क्या करते हैं
हैं फिर एक साइट प्रोवाइड कर देते हैं कि रिएक्शन यहाँ पे हो सके। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन हो रहा है, देखो ये प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी हाई प्रेशर पे हो रहा है ये रिएक्शन। तो हाई प्रेशर पे क्या होगा, ये जो मेटल सरफेस है वो पूरा पूरा गैस मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। यहाँ पे पूरा पूरा ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। तो बोल रहे हैं कि अब हम फर्दर अगर इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, किसका, गैस का, कौन सी गैस का, NH3 का, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं बची है। सो अ फर्दर चेंज इन रिएक्शन कंडीशन इन अनेबल टू अल्टर द अमाउंट ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस। कुछ भी करते रहो, ये जगह तो भरी हुई है तो कहाँ से आएगा फिर और कुछ, ऑफ द कैटलिस्ट मेकिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इस कंसंट्रेशन। बोल रहे हैं कि इसीलिए कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसके। एक और एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस इज अनदर एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। जो काम हमने अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किया वही काम सेम हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेंगे। ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन में अंतर आ जाता है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिया रिएक्टेंट लिया और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखे तो क्या होगा, देखो रेट किसके बराबर होगा, के आर, और यहाँ पे पावर 1 होगी क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट को हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल रेट अगर इक्वेशन लिखे तो dr अपॉन dt विल बी इक्वल टू k अपॉन k इंटू आर का कंसेंट्रेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, आर को इधर लेके आ जाएंगे और टी को dt को उधर भेज देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हम लिख नहीं रहे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आई होप इट इज अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पे हम लिमिट्स असाइन नहीं कर रहे हैं तो ये किस तरह का इंटीग्रेशन हो गया है, इट इज एन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसीलिए आफ्टर इंटीग्रेशन हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्लस आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले तो सवाल ये उठता है कि इसका इंटीग्रेशन होगा क्या। हमको पता था कि माइनस ये dr का तो हमने r लिख दिया, लेकिन dr अपॉन r का क्या होगा, तो हमको ये याद रखना है कि ये क्या होता है, ln आर होता है। बस और कुछ इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि हमेशा की तरह बाहर आ गया, dt का t हो गया और प्लस आई। बस यहाँ पे यही कैच था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल टू ln x। बस ln, लॉग नहीं ln। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ फिर से जैसे पहले i की वैल्यू निकाले थे वैसे यहाँ पे निकालते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे r जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, r0 हो जाती है। तो बस यही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। ln की जगह पे क्या रख दें, यहाँ पे रख दे, आर की जगह पे आर नॉट लिख देंगे, के इंटू 0 प्लस आई। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ln आर नॉट। ठीक है, अब ये वैल्यू चलेंगे यहाँ पुट कर देंगे आई की जगह पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ln ऑफ आर इज इक्वल टू के टी प्लस, और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा तो ln आर नॉट इस तरह का। फिर यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस ln आर नॉट माइनस ln आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होगा, आर नॉट अपॉन आर, और ये क्या हो जाएगा, के टी। ठीक, अगर हम यहाँ से के की वैल्यू निकाले तो यहाँ पे आ जाएगा 1/t ln आर नॉट अपॉन आर, और वो किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे ln की जगह अगर हम ln को log में कन्वर्ट करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, log में। तो यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बस यहाँ पे लिख दिया गया, इसमें कुछ ऐसा डरने का बात नहीं है। तो अगर हम पूछे कि बताओ रेट कांस्टेंट क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं जो हम देख लेंगे। देखो ये पूरा डेरिवेशन वैसे ही किया हुआ है, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट हैज कम। फिर हम यहाँ पे सॉल्व वगैरह किए हैं, दिस वी हैव गॉट ln का, और यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे लॉग में ना कन्वर्ट करके पहले ये सब कर दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग भी इसको लिख लेते हैं। ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर हम ln को उधर भेजेंगे, किसको, ln को जब हम उधर भेजते हैं तो वो क्या हो जाता है, e की पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बस ऐसा हो जाएगा, e की पावर kt। बस सिंपल है, हो गया। चलो अगर ये उल्टा हो जाए तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये बहुत मतलब ये बस इसको देख के डरना नहीं है अगर यहाँ पे कहीं पे दिख जाए तो हमको। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, हमको 2 ग्राफ बनाने हैं। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझेंगे इन ग्राफ्स को हम लोग। हमको पहला ग्राफ जो बनाना है वो ln r वर्सेस टाइम के बीच में बनाना है, और जो दूसरा ग्राफ है वो हमको ln आर नॉट अपॉन आर वर्सेस टी के बीच में बनाना है। अब देखो दोनों ग्राफ कैसा होगा ये उसके इक्वेशन से ही पता चलेगा, और क्योंकि हम ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे हैं तो हम इसमें ये वाला इक्वेशन क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। देखो ln r का अगर हम बनाएं, ln r वाला जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है, ln आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी। यही तो है, ये इक्वेशन है ना, यही तो पढ़ा है हमने। अब देखो ध्यान से, हमको ये क्या है, मेरा इतना जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये क्या है मेरा, ये है मेरा y और ये है मेरा x। तो पहले तो ये नीचे इसको ऊपर लाना होगा। हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ln अपॉन r, इसी को तो ऐसे लिखा था। यहाँ पे क्या हो गया, kt। हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं पूरा। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस ln आर नॉट, और ये क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो हम इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का kt। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ln आर नॉट, ln माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब देखो ये दिख रहा है वाई एक्स। अब ये बहुत सिंपल है, हमको बस क्या करना होगा, वाई को अपना इधर रखें और उसको उधर भेज दें, माइनस के टी प्लस ln आर नॉट। मतलब ये किसका हो गया, देखो ये वाई हो गया, ये एम हो गया, ये एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। फिर से वैसा ही ग्राफ आ गया जैसे हम पहले देखे थे। इधर हमको क्या करना है, ln आर, इधर हमको क्या करना है, टाइम, और हमारा जो ग्राफ है स्लोप जो है वो नीचे आ रहा है, तो ऐसा करके ग्राफ बनेगा। और जो अपना इंटरसेप्ट है वो क्या है, ln आर नॉट। देखो एकदम सेम यही ग्राफ बना है मेरे पास, देखो। ठीक, अब चलो इसका बना लेते हैं एक बार। हमारे पास जो इक्वेशन है वो कैसा दिख रहा है हमको,
लॉग यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है 2.303 अपॉन टी, और हम जो इक्वेशन निकाले थे वो हम लिख देते हैं पहले, वो किसके बराबर है ऐसा कुछ, और इधर क्या लिखा हुआ है के। ठीक, टी को पहले तो उधर भेजना होगा और जो भी चीज़ें इधर फालतू है उनको उधर भेज देते हैं। तो आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा के टी इंटू 2.303 है ना। अब देखो ये क्या है वाई, ये है एम एक्स, एम एक्स, यहाँ पे m जो है इन दोनों के बराबर है, मतलब m किसके बराबर है यहाँ पे, m इज 2.303 k है ना। अब देखो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, और यहाँ पे जो m है वो भी क्या है पॉजिटिव है, मतलब ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा, और इसका जो स्लोप है वो क्या होगा m होगा, दैट विल बी इक्वल टू प्लस 2.303 k, यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग आर नॉट अपॉन आर, और यहाँ पे हो जाएगा टाइम। ठीक है, अब ये क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं था इसीलिए ये जो ग्राफ है दिस इक्वेशन इज फॉर y इज इक्वल टू mx, क्या होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग एक्चुअली बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, इतना डरने की बात नहीं है। देखो हमने जो पढ़ा वही हमको मिला है यहाँ पे। एक मिनट, एक गड़बड़ कर दी है, 2.303 जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो दिस इज समथिंग रॉन्ग। यहाँ पे के को ऊपर रखना है और के को ऐसे के अपॉन 2.303। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। चलो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, और डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 N2O आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें एकदम डरने की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब अगर यहीं पे ये रिएक्शन हम लोग गैसेस के लिए कराने लग जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसको भी देख ही लेते हैं। देखो पीटी क्या होगा, पीए पीबी और पीबी, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है जो हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं। पीए पीबी और पीसी, इन तीनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, देखो ए बी सी हो रहा है, ए लिया है हमने, बी और सी बन रहा है। अगर हम टी इज इक्वल टू 0 देखें तो उस समय इनिशियल प्रेशर था पीआई, और इन दोनों का तो कुछ था ही नहीं, तो 0 0 थे ये लोग। फिर जैसे ही टाइम टी हुआ इसका प्रेशर रिड्यूस हुआ, और जितना इसका रिड्यूस होगा उतना ही इसका बढ़ेगा इन दोनों का। अब क्योंकि पीआई जो है इनिशियल था तो टाइम इज इक्वल टू 0 था, तो पीटी अगर हम निकालना चाहें तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखो पीआई इस टाइम के लिए, इस टाइम के लिए इसको 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 सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, एंड हम लोग को क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, ध्यान से अगर हम देखें तो x विल बी इक्वल टू पीटी माइनस पीआई, है ना। अब पीए क्या होता है, पीए हमको पता है क्या है, पीआई के बराबर है, तो नहीं टी टाइम पे क्या है पीआई माइनस एक्स के बराबर है, तो एक्स तो हमको पता ही है, तो पुट करके ये निकाल लिए। अब बस हम इक्वेशन जानते हैं, ये निकाल के और अपना आंसर लिख दिए, तो बड़ा आसान सा है, इसमें भी कुछ ऐसा टफ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन की, ये भी बड़ा आसान टॉपिक है। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पहले तो होता क्या है ये देखते हैं। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिस समय अपना जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए हाफ हो जाए, मतलब रिएक्शन शुरू हुआ एक ऐसा टाइम आएगा कि अपना रिएक्टेंट जो है वो आधा आधा खत्म हो गया, तो उस समय पे जितना टाइम लग गया होगा दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। सिंपल, देखो अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए बात करें तो हमको पता है कि के की वैल्यू ये होती है, हम क्या बोल रहे हैं कि आर क्या हो गया है, आर नॉट बाई 2 हो गया है, जितना हम लिए थे उसका आधा हो गया है, तो बस कुछ नहीं करना है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2, और नीचे क्या रहेगा अपना कौन सा टाइम है ये टी हाफ वाला टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन में 2 और इधर टी हाफ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा आर नॉट बाई 2, तो इस तरह का कुछ आंसर आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, के के बराबर। तो अगर हम पूछे कि बताओ टी हाफ क्या होता है तो क्या बोलोगे आर नॉट अपॉन में के। ठीक है, अगर हम यही काम इसके लिए करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हमको बस क्या पुट करना है आर की जगह पे आर नॉट बाई 2 पुट करना है। अगर हम इसको पुट करेंगे तो आर नॉट कैंसिल हो जाएंगे और 2 ऊपर आ जाएगा। 2 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है 0.301, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमको याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन के, और अगर हम जीरो ऑर्डर के बारे में बात करें तो टी हाफ की वैल्यू होती है आर नॉट अपॉन 2 के। ठीक, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इट कैन बी सीन दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज कांस्टेंट, मतलब हमको दिखाई दिया कि किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, के भी कांस्टेंट होता है ये भी कांस्टेंट होता है, तो ये किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, उसको कोई मतलब नहीं कितना कंसंट्रेशन था। लेकिन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज रेडिली कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेट कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा, हम लोग आराम से रेट कांस्टेंट से हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, क्योंकि बस 0.693 का ही इधर उधर हमको करना है, और हम लोग हाफ लाइफ से रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, इट इज वेरी इजी। ठीक, बोल रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो है वो आर नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, हमने देखा है ये, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर नॉट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमको दिमाग में रखनी है। अगर हमको सारे डेरिवेशंस समझ में आते हैं तो वी कैन इजीली डू थिंग्स, है ना, बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये जो टेबल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्शन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन बनता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आता है, प्लॉट किसके बीच में बनाते हैं, कहाँ स्ट्रेट प्लॉट मिलता है हमको, हाफ लाइफ क्या होगी, यूनिट्स ऑफ के, सब कुछ दिया हुआ है टेबल में अच्छे से समझा के। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा टर्म है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो हमको देखने में तो लगता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होंगे, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर ही होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, बोल रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है इसका जब पानी के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ये और ये बन रहा है, ये रिएक्शन हमने 1000 बार देखा, ये ईस्टर है, इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो हमको एसिटिक एसिड और इथेनॉल मिल रहा है। दिस रिएक्शन वी हैव सीन हाउ मेनी टाइम्स आई डोंट नो, बहुत ज्यादा ही बार देख चुके हैं हम लोग इसको, तो हमको देख के लग रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दो लोग दिख रहे हैं, दोनों के कंसेंट्रेशन पे थोड़ा मोड़ा डिपेंड करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको हम लोग इसीलिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि देखने में लगता है कि मतलब फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो सकता लेकिन ये एक्चुअली में है।
ठीक। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी एक एग्जांपल है किसका, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो ये भी हमको याद रखना है कि अगर हम केन शुगर ले, उसका पानी के साथ रिएक्शन करें, जनरली हम देखते हैं कि पानी के साथ ही हमको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा। ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है, जहां पे हम बात करते हैं कि टेम्परेचर के ऊपर कैसे अपना रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, बड़ा आसान सा टॉपिक है, ध्यान से देखना है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, हम जानते हैं कि ज्यादा टेम्परेचर होने से रिएक्टिविटी पे इंक्रीज होता है, मतलब फर्क पड़ता है, ज्यादातर बढ़ जाते हैं रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर हम N2O5 का डिकम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इसका टाइम टेकन फॉर हाफ लाइफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द मटेरियल टू डिकम्पोज इन 12 मिनट लगता है अगर हम 50 डिग्री पे करें, लेकिन 5 घंटा लगता है अगर हम 25 डिग्री पे करें, और 10 दिन लग जाएगा अगर हम 0 डिग्री पे करें। तो देख रहे हैं कि हम टेम्परेचर 50 से 25 किए तो टाइम बढ़ गया, 5 घंटा हो गया, और 0 कर दिए तो और ज्यादा टाइम बढ़ गया। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट बढ़ता है। ठीक, यू ऑल्सो नो दैट इन अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 पोटेशियम पर मैग्नेट गेट्स डीकलराइज्ड फास्टर एट अ हायर टेम्परेचर देन एट लोअर टेम्परेचर। मतलब अभी तक के हमारे नॉलेज के हिसाब से हम ये बात ऑलरेडी जानते थे, है ना। अब एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर अपना 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो अपना जो रेट है वो डबल हो जाता है। दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन्ड बाय कौन से इक्वेशन से, आर्हीनियस का इक्वेशन। और इसको बड़े अच्छे से समझना है। देखो, हमको पहले तो ये भी याद रखना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में बताया किसने था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इक्वेशंस है, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि आर्हीनियस इक्वेशन से हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं। आर्हीनियस ने हमको ये इक्वेशन दिया है। क्या बोला हमको कि जो रेट है वो एक कांस्टेंट A मल्टीप्लाइड बाय माइनस EA अपॉन RT। अब देखो, हम यहाँ पे ना A को जानते हैं ना ही हम EA को जानते हैं। R तो हम खैर जानते हैं कि ये गैस कांस्टेंट है ना, दिस वी नो। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि A जो है वो आर्हीनियस फैक्टर, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि ये एक्सपोनेंट के आगे लगा हुआ है। इट इज अ कांस्टेंट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ये हर रिएक्शन के साथ क्या होता है, चेंज हो जाता है। R अपना गैस कांस्टेंट है, अभी बात की है। EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अभी हम देखते हैं क्या होता है, एनर्जी विल बी मेजर्ड इन जूल पर मोल। ठीक, देखो अब हम एक रिएक्शन से इसको समझेंगे इस बात को। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमने H2 लिया, I2 लिया और 2HI बन रहा है। देखो, H2 लिया है, I2 लिया है, हमको पता है कि ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा दोनों का, और यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। तो यहाँ पे एक HI बनेगा, यहाँ पे एक HI बनेगा, देख रहे हो, और क्या हो जाएगा फिर 2HI के मॉलिक्यूल हमको इस तरह से मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन कोलाइड टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ये जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना है, ये बनना बहुत जरूरी है इस रिएक्शन के लिए, और ये जो है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है और तुरंत ब्रेक करके क्या बना देता है, 2 मॉलिक्यूल्स बना देगा, किसके, हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए। अब इससे हमारे कैसा रिलेशन, कैसे क्या समझते हैं। देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि इनिशियली अपने पास H2 और I2 था और इस समय इसकी एनर्जी कुछ कम थी। हमको पता है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बना है, कौन सा C, जो इंटरमीडिएट बना है, यहां तक जाने के लिए, क्योंकि ये अनस्टेबल है, इसकी एनर्जी क्या होगी, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बहुत अनस्टेबल है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो यहां तक इसको लाने के लिए, ये इंटरमीडिएट बनाने के लिए हमको जो एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, EA। ठीक, जब ये यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि आराम से ये रिएक्शन फिर प्रोसीड कर जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, 2HI के मॉलिक्यूल्स, और इसकी एनर्जी अपने H2 और I2 से भी क्या होगी, कम होगी, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा डेल्टा H, दिस विल बी आवर हीट ऑफ द पूरा रिएक्शन। ठीक, आई होप कि ये समझ आ रहा है ये ग्राफ क्या बोलना चाहता है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हम बनाए हैं, इसको बनाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, और हम लोग इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करके समझ भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज हमको समझनी है। देखो क्या बोल रहे हैं, ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टिंग स्पीशीज डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। हम जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि सबके पास सेम काइनेटिक एनर्जी हो। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एनी ऑफ वन मॉलिक्यूल विद प्रिसीजन, हम क्या सबका अलग अलग तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि हमको पता है ये लोग कितने छोटे हैं। तो जो बोल्ट्जमैन है और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने क्या किया, यूज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। अभी हम लोग इसके बारे में जानते नहीं, पर याद रखना कि हम चीजें मतलब ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन कंसीडरिंग एवरीवन, इस तरह का कुछ यहाँ पे हो रहा है। टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अकॉर्डिंग टू देम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मे बी डिस्क्राइब्ड बाय प्लॉटिंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स NE अपॉन NT विद अ गिवन काइनेटिक एनर्जी। एक के पूछ लो के पास काइनेटिक एनर्जी है वर्सेस काइनेटिक एनर्जी हियर। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, NE क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी E, और ये T क्या है, NT क्या है, टोटल नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसमें से कुछ ही है जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है जो हमको चाहिए। ठीक, तो अपना जो पूरा फ्रैक्शन है जो अपने आप रिएक्शन करने के लिए रेडी है, वो तो यही फ्रैक्शन होगा ना। जैसे मान लो 5 मॉलिक्यूल्स है तो 3 ही है जो रिएक्टिंग स्पीशीज का जितने पास जितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए उतनी थी, तो कितना फ्रैक्शन रिएक्ट करने वाला है, 3/5 करने वाला है, उस टाइप से इसको समझ रहे हैं। तो द पीक, ये जो पीक है यहाँ पे, इट इज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम प्लॉट कर रहे हैं और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पीक आ रहा है और फिर इधर से ऐसे नीचे चला जा रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो सबसे ज्यादा, जो ऐसी काइनेटिक एनर्जी जो ज्यादातर लोगों की है, देयर आर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी हायर और लोअर देन दिस वैल्यू। इससे कम भी लोग हैं, इससे ज्यादा भी लोग हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो द मैक्सिमम कर्व मूव्स टू द हायर वैल्यू। हम क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे जैसे पहले ये वाला जो टेम्परेचर था ये क्या था, कम था, तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो ज्यादा थी, और जैसे जैसे हमने इसको घटाया ये इस तरफ मूव कर गया। ठीक है, और तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो चीज है जिनके पास ज्यादा एनर्जी थी वो अभी क्या हो गया है,
बढ़ गया है। मतलब कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाया, दिस एरिया हैज इंक्रीज, मतलब इस एरिया में जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वाले थे वो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इंक्रीज कर गए। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उन सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और फिर उससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, और इसको हम लोग, ये जो अपना इक्वेशन था क्या था, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो K इज इक्वल्स टू माइनस, हमको जो आर्हेनियस ने इक्वेशन दिया था K इज इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसको अगर हम लोग लॉग वॉग से इसको थोड़ा सा करें तो यहाँ पे अगर हम ln k लिख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln a माइनस ऑफ ई ए माइनस आर टी। ये कहाँ से आया है, देखो बड़ा आसान है, एक बार हम समझा देते हैं। ln k हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो ln इसको भी मिला और ln उसको भी मिला। ठीक है, अब e और ln दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये यहाँ से आई है, इसको भी हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन ही बोलते हैं। अब हमको क्या करना है, दो टेम्परेचर लेना है। ठीक, पहले तो चलो ग्राफ ही बना लेते हैं। ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना है, ln k और 1/t के बीच में बनाना है। मतलब कि y और ये मेरा x, ये मेरा m और ये मेरा इंटरसेप्ट है ना, और यहाँ पे जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे ln k हो गया, यहाँ पे 1/t हो गया, ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। यहाँ पे आ जाएगा अपना इंटरसेप्ट जो कि ln a है, और स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई ए अपॉन आर, टी नहीं बस आर, क्योंकि टी तो अपना x है ना यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और डेरिवेशन हमको करना है, बोल रहा है कि हम दो टेम्परेचर ले रहे हैं। ठीक है, हम एक टेम्परेचर T1 ले रहे हैं, एक टेम्परेचर T2 ले रहे हैं, हमको बताइए कि कैसे K2 में असर पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं कि अच्छा, अगर आप टेम्परेचर T1 ले रहे हैं तो उस समय रेट को हम K1 मान लेते हैं, और ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख दिए। दूसरे के लिए ln K2, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हमको क्या दिखाना है कि चलो इसका जरा डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ln k1 माइनस k2 होगा, तो डायरेक्ट हम नीचे ही लिख दे रहे हैं इसको। और ये दोनों जो वैल्यूज हैं माइनस ई ए अपॉन आर T1, और क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा ई ए अपॉन आर T2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln a माइनस ln a, है ना। ये देखो ये दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ई ए अपॉन आर हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं, 1/T2 माइनस 1/T1 कर सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन T2 T1, और इसमें क्या मल्टीप्लाइड रहेगा, ई ए अपॉन आर, और ये क्या हो जाएगा, ln k1 अपॉन k2, दिस विल बी इक्वल टू ई ए अपॉन आर T1 माइनस T2 इंटू T1, है ना। अब हमको पता है कि ln को अगर हमको लॉग में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, 2.303 से चीज़ों को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे ये सेम वैसा ही रहेगा, और अगर हम इसको 2.303 को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन 2.303 आर T1 अप माइनस T2, और ये क्या हो जाएगा, T1 T2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे K2 ऊपर और K1 नीचे कर दें तो कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे इधर ये इधर और ये इधर आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या लिया है और क्या नहीं लिया है। आई होप कि ये इक्वेशन याद रहेगी, और इसके ऊपर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अपना आखिरी टॉपिक है ये इस चैप्टर का, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, हमको पता है कि एक जो कैटलिस्ट होता है ये क्या कर सकता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकता है विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। इनको अपने जीवन पे कोई असर नहीं पड़ेगा इनके, ये बस आएंगे और रिएक्शन के रेट को बढ़ा के चले जाएंगे। जैसे इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें MnO2 का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये इस रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अगर हम MnO2 ना डालें तो ये रिएक्शन बड़ी धीरे से होगा। जो कैटलिस्ट वर्ड है शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन द एडेड सब्सटेंस रिड्यूसेस द रेट। हम लोग उस समय जो लोग रिड्यूस कर देंगे रेट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं, उसको कैटलिस्ट नहीं बोलेंगे। द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, वो क्या बोलती है, ध्यान से देखिए। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे अपने रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि पहले जो रिएक्टेंट था तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने का ये रास्ता है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट हो रहा है तो अपना एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे है, लेकिन जब हम कैटलिस्ट ले लेते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ नीचे आ गई, और ये रिएक्शन थोड़ा आसानी से हो गया। ठीक है, तो देखो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट जो कि कम है, और विद कैटलिस्ट कम है, और विदाउट कैटलिस्ट क्या है, ज्यादा है। मतलब कि हमारा जो कैटलिस्ट है उसने क्या डिक्रीज कर दिया है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू थी इसी को डिक्रीज कर दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अ कैटलिस्ट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मिंग टेम्पररी बॉन्ड्स विद द रिएक्टेंट्स रिजल्टिंग इन एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। बोल रहे हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट बनाता है और एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बनाता है जो कि टेम्पररी बॉन्ड है, वो बाद में टूट जाता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है। दिस आर द ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस एंड डिकम्पोजेस टू यील्ड प्रोडक्ट्स एंड द कैटलिस्ट। बाद में कैटलिस्ट जो है वो निकल जाएगा और प्रोडक्ट बन जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट द कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे फॉर द रिएक्शन मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या करेगा, बोलेगा कि नहीं इस रास्ते से मत जाइए, इस रास्ते से जाइए, यहाँ से आपको जाने में आसानी पड़ेगा। हम लोग बहुत होता है ऐसे कहीं जा रहे होते हैं तो हमको कोई ऐसे आदमी मिल जाता है, बहुत अनजान रास्ते में जा रहे हैं, कोई आदमी बोलता है नहीं इधर से मत जाइए, आप इधर चलिए आपको आसानी पड़ेगा, तो वो हमारे लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। हम फालतू में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करते, बहुत पेट्रोल वेस्ट करते, जाते उस रास्ते में तो बहुत टाइम भी वेस्ट होता, तो दैट पर्सन एक्टेड एज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट कुछ नहीं, इट इज जस्ट गिविंग यू एन अल्टरनेट पाथवे बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एक्टिवेशन एनर्जी था उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। हेंस द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो अगर हम देखें, इट इज क्लियर फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन दैट लोअर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर विद द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑब्वियसली ये जितना ज्यादा कम होगा उतना अपना रेट क्या होगा, फास्ट होगा।
A small amount of catalyst can increase catalyze a large amount of reaction. A catalyst does not, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये gives free energy को अल्टर नहीं करता है, मतलब कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा इसमें कोई हाथ नहीं होता है। इसको बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने घर से सोचिए कि हम एक पहाड़ पे चढ़ेंगे, वहां पे एक आदमी है जो आपको हेल्प करेगा, आप पता चलता है ऐसे ऐसे करके जाने वाले थे और वो आदमी आपको बोलेगा नहीं आप ऐसे चले जाइए, आपको आसानी पड़ेगी। तो ये आदमी बस आपके रास्ते का दुख कम कर सकता है, लेकिन ये डिसाइड ये नहीं करेगा कि आप अपने घर से निकल के इस पहाड़ी पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो डेल्टा जी को इफेक्ट नहीं करेगा, ये फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं डालता है। इट कैटलाइजेस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो होने वाला है उसी को वो करेगा, लेकिन वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कैटलाइज नहीं कर सकता है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी कोई असर नहीं डालेगा, किस एक्सटेंट तक आप जाएंगे उससे भी, ये आपको बस रास्ता बता देगा। हो सकता है आप यहीं आके रुक जाएं, बोले हम पहाड़ पे जाएंगे ही नहीं, तो ये आपके एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को या कब आप इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे, इन सब चीजों पे भी कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं होता है। ये क्या करेगा, इट हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर, ये बस बताएगा कि अच्छा इधर से जाएंगे तो लेट होगा, इधर जाएंगे तो आसानी पड़ेगी, तो आप इधर से चले जाइए। वो बस हमको इक्विलिब्रियम अटेन फास्टर करने में हेल्प कर देता है। दैट इज इट कैटलाइजेस द फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल द बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। ये जितना बैकवर्ड उतना ही, तो ज्यादा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब कैटलिस्ट ना डेल्टा जी पे इफेक्ट डालेगा, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे असर डालेगा, ये सिर्फ क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शंस के बारे में, और फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। तो अपना जो आखिरी टॉपिक है वो है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कुछ तो कोलिजन से रिलेटेड है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तभी रिएक्टेंट जो है वो कोलाइड करते हैं और क्या बनाते हैं, वो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये थ्योरी भी कुछ उसी तरह की है, ध्यान से देखते हैं। द आर्हेनियस इक्वेशन इज एप्लीकेबल अंडर अ वाइड रेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। कोलिजन थ्योरी व्हिच वाज डेवलप्ड बाय, किसको कौन डेवलप किया इसको, मैक्स स्ट्रॉन्स्ट एंड विलियम लेविस, प्रोवाइड्स अ ग्रेटर इनसाइट इनटू द एनर्जेटिक एंड मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ रिएक्शन। ठीक, हमको मैकेनिज्म के बारे में पता चलता है और एनर्जी से रिलेटेड चीजों के बारे में पता चलता है। ये जो थ्योरी है ये किसके ऊपर बेस्ड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर, जो हमने क्लास 11th में गैसियस स्टेट में पढ़ी है। एक्चुअली गैसियस स्टेट जो चैप्टर है वो डिलीट हो चुका है, लेकिन ये पार्ट जो है वो उसी चैप्टर का है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर्स एंड रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। हम क्या बोल रहे हैं कि जो अपने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम हार्ड स्फीयर्स मानते हैं, और ये क्या करते हैं, जब आपस में लड़ते भिड़ते हैं, कोलाइड करते हैं, कुछ इंटरेक्शन करते हैं, तो ही हम बोलते हैं कि रिएक्शन हुआ है और प्रोडक्ट बना है। द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इन द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये याद रखना है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। ये कितनी कोलिजन्स हुए हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड, इसी को हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर हम एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में बात करें जिसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका रेट जो है वो हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये ए और बी जो है ये क्या किए होंगे, कोलाइड किए होंगे, और ये वाला जाएगा अपना रेट, ठीक है। देखो अगर ध्यान से हम देखें यहाँ पे, तो पिछला जो अपना आर्हेनियस इक्वेशन था वो कुछ ऐसा दिखता था, याद आ रहा है। ये क्या था, रेट कांस्टेंट, और यहाँ क्या लिखा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन ZAB के बराबर है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या था अपना, एक कांस्टेंट था, आर्हेनियस कांस्टेंट, याद आ रहा है। Where ZAB represents the collision frequency, ZAB क्या है अपनी, collision frequency of the reactants A and B represents the fraction of molecules, ये जो पार्ट है अपना ये वाला, which with energies equal to greater than EA। कितने लोग हैं जिनके पास EA से ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी वही लोग यहाँ तक पहुंचेंगे और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, है ना। A is related to collision frequency in Arrhenius equation, बोल रहे हैं कि उसी से रिलेटेड होता था ये। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, the collision in which molecules collide with sufficient kinetic energy या फिर called threshold energy and proper orientation, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास sufficient kinetic energy होनी चाहिए, मतलब threshold energy जो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और उनको proper orientation में क्या करना पड़ेगा, कोलाइड करना पड़ेगा, तभी वो लोग रिएक्टेंट्स के बॉन्ड क्या कर पाएंगे, ब्रेक कर पाएंगे और नए बॉन्ड प्रोडक्ट्स में फॉर्म कर पाएंगे। और उन्हीं तरह के कोलिजन्स को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। हम क्या बोल रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनना है। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जब एक रिएक्शन होता है तो, पर कुछ ही मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है और वही उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर पाते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं। तो ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है और वो भी प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करेंगे, अभी हम लोग समझेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, उन्हीं कोलिजन्स को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स, क्योंकि उन्हीं के कोलाइड करने से रिएक्टेंट के बॉन्ड जो है वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने लिया ब्रोमोमीथेन और उसको हम OH माइनस से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमको पता है कि ये प्रोडक्ट बनने वाला है, ये Br यहाँ से निकलेगा, OH इधर आ जाएगा। लेकिन ये जो OH है ये Br को निकाल कब पाएगा, देखो इधर H, ये सब ऐसे सिस्टम है, इधर OH माइनस जो है अगर इसी तरफ से आ गया तो कोलिजन होगा, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि Br यहाँ पे है और OH इसके पीछे से जाए तो यहाँ पे जगह है, तो ये इधर से अगर जाएगा तो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा या फिर हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो मतलब सिर्फ एनर्जी ही काफी नहीं है प्रोडक्ट बनाने के लिए, इट शुड ऑल्सो हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, और इफेक्टिव कोलिजन तभी माना जाएगा। द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लीड टू बॉन्ड फॉर्मेशन, वेयर एज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन मेक्स देम सिंपली बाउंस बैक एंड नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, ठीक है। बोल रहे हैं टू अकाउंट फॉर द इफेक्टिव कोलिजन फैक्टर P, एक अलग से एक P फैक्टर भी हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं अपने फॉर्मूला में, जो किसको बताता है, स्टेरिक फैक्टर्स को, हमको उसको भी अपने अकाउंट में लेना पड़ेगा। इट टेक्स इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट इन ए कोलिजन मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड। आई होप इट इज क्लियर। दस इन कोलिजन थ्योरी एक्टिवेशन
एक्टिवेशन एनर्जी, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टुगेदर डिटरमाइन द क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव कोलिजन एंड हेंस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो हमारी कोलिजन थ्योरी है वो बोलती है कि आपके पास सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी होने से ही काम नहीं चलेगा, आपके मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो इफेक्टिव कोलिजन है और तभी केमिकल रिएक्शन होगा और तभी हम उसका रेट निकाल पाएंगे। सब कुछ सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा अपना रेट ऑफ रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी आल्सो सर्टेन ड्रॉबैक्स एज इट कंसीडर एटम्स मॉलिक्यूल्स टू बी हार्ड स्फीयर्स एंड इग्नोर्स देयर स्ट्रक्चर एस्पेक्ट। बोलते हैं कि हार्ड स्फीयर है लेकिन हमको पता है कि उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। यू विल स्टडी डिटेल्स अबाउट दिस थ्योरी एंड मोर ऑन दिस थ्योरी इन योर हायर क्लासेस। एंड एज वी कैन सी हमारा चैप्टर एंड हो गया है। तो आई होप कि सबको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। हम लोग इस चैप्टर के आई एम प्लानिंग कि हम लोग एक इसके लिए ये भी कर लें कि हमारे पास एक फॉर्मूला की शीट बन जाए, या फिर हम इस चैप्टर को ना थोड़े कम टाइम में एक बार रिवाइज कर लें। तो मेरे पास एक पेज मैंने ऑलरेडी बना के रखा है जिसमें हमने पूरा चैप्टर समराइज कर लिया है। एक बार इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे जिसमें देखो टोटल 8 टॉपिक्स में अपना चैप्टर डिवाइडेड है और सारे का फॉर्मूला वगैरह सब एक जगह पे लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर एक वीडियो बना लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइज फॉर मोर वीडियोज एंड कीप स्टडिंग।